हेलो एवरीवन, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। वेलकम इन ब्रेन ड्रेन। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप आने वाले समय में यूपीएससी की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बात आप बहुत ध्यान से सुनिए कि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं वो यदि आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहां से बिल्कुल यहां पहुंच सकती है। और जो गलतियां मैंने की हैं प्रिपरेशन के दौरान वो गलतियां आप अवॉइड करेंगे तो हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स मेंस और पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि एग्जाम क्या है, एग्जाम किस प्रकार का है, एग्जाम पैटर्न को। जैसे कि आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें कि इस एग्जाम में एक प्रीलिम स्टेज होती है, एक मेंस होती है, देन इंटरव्यू होता है। ये बेसिक बेसिक सी बातें हो गई, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए इतनी बात समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। फिर आप यूट्यूब पर जाइए, गूगल पर जाइए, वहां पर लगभग 10 से 15 टॉपर्स के इंटरव्यू को वॉच करिए अच्छे से और वो देखिए कि क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। वो चीज भी आपको बहुत ध्यान से नोटिस करनी है। एक पेन और पेपर ले लीजिए और जो जो आपको अच्छा लगता है कि ये बात इंप्लीमेंट करनी चाहिए और जो चीज हमको इंप्लीमेंट नहीं करनी है प्रिपरेशन के दौरान वो आप लिख लीजिए। एक तरफ डू लिख लीजिए, एक तरफ डोंट लिख लीजिए। और सबसे जरूरी बात यह भी है कि देखिए इस एग्जाम में बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, और सिलेक्शन मात्र जितनी सीट्स आती हैं लगभग 700, 800 या 1000, इससे ज्यादा तो सिलेक्शन होते नहीं है। तो आपको इस प्रिपरेशन के दौरान सबसे जरूरी बात यही है कि ये जानना जरूरी है कि हमको प्रिपरेशन के दौरान करना क्या नहीं है, राइट। दूसरी बात देखिए, अब आपने पैटर्न समझ लिया कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको क्या समझना है, सिलेबस। अब देखिए 3 स्टेज है इस एग्जाम में। अब आपको प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। प्रीलिम्स का सिलेबस तो बहुत सिंपल है, एक एक लाइन में डिफाइन किया गया है। वो आपको एक बिल्कुल माइक्रो टॉपिक्स नहीं है प्रीलिम्स के सिलेबस में। आपको पर्टिकुलरली बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, वहां से टॉपिक्स वाइज कवर करनी पड़ेंगी चीजें। मगर मेंस में सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, वो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। यदि आप इस प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हैं तो आपको सिलेबस बिल्कुल रटा होना चाहिए, एक एक शब्द की एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, आर्ट एंड कल्चर में क्या है, मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं सिलेबस में, राइट। उसके बाद देखिए सबसे जरूरी बात क्या आती है नेक्स्ट, एनसीईआरटीज। अब देखिए इस प्रिपरेशन में बहुत से बच्चों एंटर तो कर जाते हैं बच्चे, मगर क्या समस्या आती है कि उनके फंडामेंटल या बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। क्योंकि मोस्टली जो प्रिपरेशन करते हैं ज्यादातर बच्चे वो सोशल साइंस बैकग्राउंड के होते नहीं है, इंजीनियरिंग या किसी अदर सब्जेक्ट उनके पास है, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो 10th क्लास के बाद हमारे पास सोशल साइंस छूट जाती है, उसके बाद हम ना सोशल साइंस पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि छोटी छोटी बातें जो क्लास 6 की ज्योग्राफी या हिस्ट्री की एनसीईआरटी में लिखी होती हैं वो तक हम भूल जाते हैं। तो आप बिल्कुल यदि बेसिक से प्लान कर रहे हैं तो क्लास 6 से एनसीईआरटी को उठाइए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और आपको ऐसी ऐसी बातें दिखेंगी जो आप भूल चुके होंगे, जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से और अपने फंडामेंटल्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग कर लीजिए। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कंसेप्ट बिल्डिंग में, तो आपको एनसीईआरटी पता होना चाहिए। और यदि आप एनसीईआरटी ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है कौन सी नहीं, तो मेरे चैनल पर ही चले जाइएगा, मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी है कौन सी नहीं। नेक्स्ट देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग। इस एग्जाम का इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल क्रूशियल बहुत ध्यान से सुनिए, क्रूशियल रोल प्ले करता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कुछ भी चूज कर सकते हैं आपके अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से कि आपको पढ़ने में कौन सा न्यूज़पेपर इजी लग रहा है। अब न्यूज़पेपर से होता क्या है, एक तो जो करंट में न्यूज होती हैं, क्या चल रहा है देश में दुनिया में, वो हमको बेसिक नॉलेज मिलती रहती है। मगर कुछ एडिटोरियल ऐसे आते हैं जो सीधे आपको मेंस में आंसर राइटिंग में मदद कर सकते हैं, राइट। वहां से आप कुछ ऐसे लाइंस या कुछ टॉपिक्स उठाकर या कुछ डाटा, कुछ कोट्स ऐसे उठाकर सीधे मेंस में पुट कर सकते हैं, तो वो एडिटोरियल आपको हेल्प करेंगे।
तो न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कि हम कौन सी बुक लिस्ट को चूज करें, क्योंकि एक एस्पिरेंट के समय में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सी बुक लिस्ट को चूज करें। इतना सारा मटेरियल है यूट्यूब पर, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीडीएफ आपको गूगल पर मिल जाते हैं, फिर और गूगल पर अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहां से दुनिया भर की पीडीएफ मिल जाती हैं। ये इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमेशा हर कोई टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि आपको अपने रिसोर्सेज को कंसाइज रखना है, लिमिटेड रखना है, कम चीजें पढ़नी है मगर ज्यादा बार पढ़नी है। तो अब बुक लिस्ट आप कैसे चूज करेंगे, तो देखिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, जब आप यूपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू देख रहे होंगे तो वहां पर वो अपनी बुक लिस्ट भी शेयर करते हैं कि हमने पॉलिटी के लिए क्या पढ़ा, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा, या हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा, क्या पढ़ा। तो वहां से आप कॉमन बुक लिस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। जो भी टॉपर्स बोल रहे हैं सबकी कुछ ना कुछ कॉमन बुक लिस्ट निकल के आ जाती है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं मेंस में, जैसे सोशियोलॉजी हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वो आप गूगल से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है वहां से वो चूज कर लीजिए। या फिर एनसीईआरटी भी आती है कुछ सोशियोलॉजी की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, वहां से वो टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। मगर जैसे बेसिक बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्किप नहीं कर सकते। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की, उसको स्किप नहीं कर सकते, है ना। ये तो बेसिक बुक है, फंडामेंटल बुक है, जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। मगर बाकी जो सब्जेक्ट्स आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इतना सब कुछ हमने कर लिया, तो जैसे अब प्रिपरेशन के दौरान ये कैसे पता लगेगा कि जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो देखिए क्या करें, जैसे मानिए आपने लक्ष्मीकांत से एक फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ लिया। अब ये कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि जो आपने पढ़ा है ठीक पढ़ा है या गलत पढ़ा है। तो देखिए आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और वहां पर फंडामेंटल राइट्स के गूगल पे डाल सकते हैं आपकी क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी। तो वहां पर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मेंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे। वहां पर देखिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो ढंग से पढ़ा नहीं। दोबारा किताब पर जाइए, दोबारा चैप्टर पढ़िए, फिर दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जब तक प्रोसेस करिए, जब तक आप सारे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही नहीं देने लगे, तब तक नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन मत करिए। तो ये क्या करेगा, पीवाईक्यू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपकी परफॉर्मेंस को जज करेगा और ये बताएगा आपको हर चैप्टर पर, हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज। देखिए जब मैंने प्रीलिम्स दिया था अपना फर्स्ट एग्जाम, तो उसमें मैं फेल हो गया था। रीजन क्या था कि मैंने टेस्ट लगा लिए थे, लगभग 50 से 60 टेस्ट लगा लिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मगर क्या किया था, उनको एनालिसिस नहीं किया था, है ना। अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस नहीं किया था कि मैं कोई क्वेश्चन गलत कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अगर यदि कोई सही किया तो क्यों सही किया। तो आपको एनालिसिस करना है और मॉक टेस्ट तो लगभग लगाने हैं। प्रीलिम्स में तो आप एक टारगेट सेट कर लीजिए, 50+ आपको मॉक टेस्ट लगाने ही है। और फिर मेंस में आपको टेस्ट सीरीज लिखनी है। आप जो भी 10, 15, 20, 50 जितने टेस्ट लिख सकते हैं, खुद घर पर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज तो लगाना बहुत एसेंशियल होता है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि यही टेस्ट सीरीज ऐसी चीज होती है जो हमको बताती है कि हमारी परफॉर्मेंस किस लेवल पर पहुंच चुकी है, 60%, 70%, 80%, राइट। नेक्स्ट आता है, देखिए हर टॉपर बोलता है कि इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं है कि आपने एक दिन 2 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन आपने बिल्कुल स्किप कर दिया, आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जो भी आप पढ़ते हैं। तो ये सारी स्टेप हो गई। उसके बाद इसमें देखिए एक और बात ऐड ऑन कर लीजिए कि जब हम इस प्रिपरेशन में एंटर करें तो हमारा पहले ही ऑप्शनल चूज हो जाना चाहिए कि हम ज्योग्राफी लेने वाले हैं, सोशियोलॉजी या फिर हिस्ट्री। अब ये आप चूज कैसे करेंगे, सबकी पहले सारी, अभी तो बिल्कुल बेसिक सारी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप, क्योंकि मेंस में भी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए। फिर पढ़ने के बाद आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगता है, जैसे आपको ज्योग्राफी में पढ़ने में मजा आ रहा है, या हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, या सोशियोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है, तो क्या करें, उसको ऑप्शनल चूज कर लीजिए। और मगर आप जब प्रीलिम्स लिखें तो एक बात सेट कर लीजिए कि प्रीलिम्स लिखने से पहले हमारा जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें, तब प्रीलिम्स रूम में एंटर करेंगे। इस बिल्कुल माइंडसेट से आप प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं।
और एक और जरूरी बात कि देखिए, इस प्रिपरेशन में जितना हो सके ना मोबाइल से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। ये क्या करता है, चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमको और अपने गोल से उतना ही पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। एक और छोटा सा डाटा बताता हूं। देखिए, अब आईएएस पोस्ट के लिए कितनी ज्यादा कंपटीशन है इस एग्जाम में। लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, जिसमें से कि प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई होते हैं वो ओनली 15,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में। फिर प्रीलिम्स में सिलेक्ट होने वाले बच्चे मेंस एग्जाम लिखते हैं। मेंस एग्जाम में एक पेपर देने के बाद जो सिलेक्शन होते हैं, लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब ये 3,000 बच्चे पहुंचते हैं इंटरव्यू तक। इंटरव्यू में सारे बच्चे निकलकर लगभग जितनी पोस्ट होती हैं 800 या 1000, जितनी भी पोस्ट हैं उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। और ये तो सारी पोस्ट मिलेंगी, इसमें से लगभग 150 से लेके 100 तक आईएएस की पोस्ट होती हैं, जो कि सारी कैटेगरीज के लिए होती हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी सब के लिए। तो आप सोचिए कि इतना टफ एग्जाम है, यदि आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और अपनी कमेंट बॉक्स में राय बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।